हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या जोन पर। आज की क्लास हमारी फोर्थ ग्रेड यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के लिए है। और इस क्लास में आज बात करेंगे अप्रैल 2025 के राजस्थान और भारत के करंट अफेयर्स की। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें करंट अफेयर्स के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको पता ही है। और आज की क्लास है ना, हमेशा की क्लास से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे प्रश्न हैं जिनके बनने की 100% आपके एग्जाम में संभावना है। तो आप इस क्लास को पूरा देखिएगा, कोई भी प्रश्न है वो मिस मत कीजिए, पूरी क्लास को अटेम्प्ट कीजिए और पूरे प्रश्नों का उत्तर अपने आप देने का प्रयास कीजिए। और जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं आता उनको जानने का प्रयास कीजिए। मैं यहाँ पर प्रयास करूंगा जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनको ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाए, और जो कम महत्वपूर्ण है उनको उसी हिसाब से एक्सप्लेन किया जाए। हर प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हमेशा की तरह पहले भारत के करंट अफेयर की बात करेंगे, फिर हम राजस्थान करंट अफेयर की बात करेंगे। और राजस्थान का करंट अफेयर है बहुत ज़्यादा आज का महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में अप्रैल 2025 में 30वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? कौन सा सम्मान है? देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है दलपत सिंह राजपुरोहित। कौन सा ऑप्शन है? दलपत सिंह राजपुरोहित। दलपत सिंह राजपुरोहित ये क्या है? ये आलोचक हैं। क्या है? आलोचक, जो क्या करते हैं? रचनाओं की आलोचना करते हैं, कई चीजों की आलोचना। जैसे कोई है वो किसी प्रकार की पुस्तकों के अंदर आलोचना करते हैं, कोई किसी प्रकार कविता का आलोचना करते हैं। इस प्रकार अलग अलग आलोचक होते हैं, तो ये क्या है? एक आलोचक हैं। और इन्हीं को आपके कौन सा सम्मान दिया गया? ये देवी शंकर अवस्थी सम्मान दिया गया। कौन सा सम्मान? देवी शंकर अवस्थी सम्मान। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि देवी शंकर अवस्थी सम्मान है वो किसे दिया गया। देवी शंकर अवस्थी सम्मान कौन से क्रम का है? 30वें क्रम का है। अगला ऑप्शन आपके सामने है अरुण सिंघल। क्या नाम है? अरुण सिंघल। दूसरा नाम है डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा। तो इन दोनों का नाम आपको ध्यान में रखना है, अरुण सिंघल और डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंघल। इनकी हाल ही में एक नई पुस्तक का विमोचन हुआ है। किसका विमोचन हुआ है? पुस्तक। और पुस्तक भी एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं। और इनकी पुस्तक महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पुस्तक का नाम आप देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। पुस्तक का नाम है रामानुजन, एक महान गणितज्ञ की यात्रा। एक महान गणितज्ञ की यात्रा, ये इनकी पुस्तक का नाम है, एक महान गणितज्ञ की यात्रा। किसकी पुस्तक है? आपके अरुण सिंघल और डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा की पुस्तक है। ये आपको ध्यान में रखना है, एक महान गणितज्ञ की यात्रा रामानुजन। पूछा जा सकता है ये पुस्तक किसकी है? तो अरुण सिंघल और डॉक्टर देवेंद्र कुमार शर्मा की पुस्तक है। इनकी पुस्तक का हाल ही में क्या है? विमोचन हुआ है। अगला देखिए, यहाँ पर आपके सामने है कौन सा? यहाँ पर नाम है कुमार मंगलम बिड़ला। ये मंगल लिखा है, इसको मंगलम कर लेना, कुमार मंगलम बिड़ला। तो इनको हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इनको पुरस्कार दिया गया है लता दीनानाथ। कौन सा पुरस्कार? लता दीनानाथ मंगेशकर। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025। इससे पहले ये पुरस्कार है किसको मिल चुका है? नरेंद्र मोदी को मिल चुका। पहला पुरस्कार है ये, किसको मिला था? फर्स्ट बार, प्रथम बार किसको मिला था? प्रथम बार मिला था नरेंद्र मोदी को। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आपको चारों ऑप्शन थे, चारों ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये पुस्तक भी महत्वपूर्ण है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार भी पूछा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम व्याख्या करते हुए चलेंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की राष्ट्रपति को किस देश के कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया? यानी कि आपको बताना है कि आपके जो ये पुरस्कार है, ये डॉक्टरेट की उपाधि है, वो किस देश के विश्वविद्यालय ने दी है? तो ये आपके पहला ऑप्शन है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्लोवाकिया के विश्वविद्यालय, जिसका नाम क्या है? कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर विश्वविद्यालय।
इसके द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि दी गई। किसको दी गई? भारत की राष्ट्रपति। और भारत की राष्ट्रपति तो आप जानते ही हैं, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए फटाफट से, भारत की राष्ट्रपति कौन है? भारत की राष्ट्रपति का नाम तो आप जानते ही हैं सभी। तो यहाँ पर देखो दूसरा ऑप्शन है श्रीलंका। तो श्रीलंका का एक पुरस्कार है जिसका नाम है मित्र विभूषण। कौन सा पुरस्कार है? मित्र विभूषण। और ये मित्र विभूषण पुरस्कार है वो किसको दिया गया? ये दिया गया आपके नरेंद्र मोदी जी को। हाल ही में दिया गया नरेंद्र मोदी जी को। तो नरेंद्र मोदी जी को अलग अलग देशों के बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको और मिल रहा होगा, क्या नाम है आपके? पुर्तगाल। कौन सा है? पुर्तगाल। तो पुर्तगाल का भी आपको ध्यान में रखना है। पुर्तगाल का पुरस्कार है वो किसको मिला है? तो यहाँ पर ये मित्र विभूषण हो गया आपके श्रीलंका का पुरस्कार है, किसको मिला है? मोदी जी को मिला है। और आपके जो पुर्तगाल है ये इसका एक पुरस्कार है, और उस पुरस्कार का नाम क्या है? सिटी की ऑफ ऑनर। क्या नाम है? सिटी की ऑफ ऑनर। सिटी की ऑफ ऑनर, ये पुर्तगाल का पुरस्कार है। और ये पुरस्कार किसको दिया गया? ये पुरस्कार दिया गया द्रौपदी मुर्मू जी को। किसको दिया गया? द्रौपदी मुर्मू। तो ये नाम आपने कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। और ये कौन है? भारत की राष्ट्रपति है, ये आपको ध्यान में रखना है। सिटी की ऑफ ऑनर कहाँ दिया गया? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में दिया गया। कहाँ पर दिया गया? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में ये पुरस्कार है वो दिया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला ऑप्शन आपके सामने एक ऑप्शन और दिख रहा है, स्वीडन। तो स्वीडन का भी आपको ध्यान में रखना है। स्वीडन का आपको क्या ध्यान में रखना है? एक नाम ध्यान में रखना है जिनका नाम है आर्म्ड आर्म्ड डुप्लांटिस। क्या नाम है? आर्म्ड डुप्लांटिस। खेल जगत का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसका नाम क्या है? लोरियस। लोरियस लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स अवार्ड। लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2025। तो ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया आपके आर्म्ड डुप्लांटिस को दिया गया। ये आपको ध्यान में रखना, जो कि कहाँ के हैं? स्वीडन के हैं। तो आपको ध्यान में रखना है आर्म्ड डुप्लांटिस को लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है वो दिया गया। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन ध्यान में रखना। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन, जो बी और सी है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ध्यान में रखना। बी और सी क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ऐसे प्रश्न हाल ही में जो कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एग्जाम लिए गए, उन एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, 16 अप्रैल 2025 को किसे मैक ग्रेगर मेमोरियल मेडल 2024 से सम्मानित किया गया? कौन सा अवार्ड है? मैक ग्रेगर मेमोरियल मेडल 2024 से सम्मानित किया गया। यहाँ पर किस किस को सम्मानित किया गया ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 2024 के लिए राम रतन जाट को सम्मानित किया गया, झूमर राम पूनिया को यहाँ पर सम्मानित किया गया, और इसके अलावा कर्नल रणवीर सिंह जामवाल को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। ये आपको ध्यान में रखना। तो उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इतना कोई खास विशेष नहीं है, ध्यान में रख लेना थोड़ा। अगला देखो, हाल ही में विशेष नहीं है तो फिर यहाँ पर शामिल क्यों किया? तो शामिल करना जरूरी है करंट अफेयर में, हम इसको पीछे नहीं छोड़ सकते क्योंकि ऐसे प्रश्न भी बनते हैं। फ्रेडरिक डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अच्छा प्रश्न है, बताइए देखें। पहला ऑप्शन आपके सामने है जसप्रीत बुमराह। मैं ऑप्शन बता रहा हूं, तब तक आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको पता है तो देखिए, यहां पर अगर बात करें, एक आपके पुरस्कार है क्रिकेट जगत का प्रतिष्ठित पुरस्कार है विजडन क्रिकेटर्स अल्मनेक ने 2024 के लिए दुनिया का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर के रूप में भारत का तेज गेंदबाज कौन है? जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। क्या चुना गया है? अग्रणी पुरुष क्रिकेटर। ये क्या बने हैं? अग्रणी पुरुष क्रिकेटर बने हैं। और उसको चुना किसने है? तो चुनने वाले का नाम है विजडन क्रिकेटर्स अल्मनेक।
विजडेन क्रिकेटर्स अल्मनैक के द्वारा जसप्रीत बुमराह को अग्रणी पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया। कोई खास विशेष नहीं, बस थोड़ा नाम है, आगे है तो आपको ध्यान में रख लेना। पायल कपाड़िया का नाम ध्यान में रखना। इनको अभी फ्रांसीसी सरकार के द्वारा आपके एक अवार्ड दिया गया है, फ्रांस सरकार के द्वारा अवार्ड दिया गया। पायल कपाड़िया कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पायल कपाड़िया का नाम ध्यान में रखना है, ये भारतीय फिल्म निर्देशक हैं। क्या है? फिल्म निर्देशक, भारतीय फिल्म निर्देशक हैं। फ्रांस सरकार के द्वारा इनको जो अवार्ड दिया गया ना, उसको इंग्लिश में ध्यान में रखें। उसका नाम है, अवार्ड का नाम है ऑफिसर डेंस, ऑफिसर डेंस एल ऑर्डर ऑर्डर्स आर्ट्स एट डेस लेटर्स। ये इसका नाम ऐसा ही है अवार्ड का, तो आप इसको ध्यान में रख लेना। ये आर्ट्स लेटर्स जो समझ में आए वो ध्यान में रख लेना। बस दिया किसने ये ध्यान में रखना, फ्रांस सरकार के द्वारा ये दिए गए हैं पायल कपाड़िया को। ठीक है, अब यहाँ पर आपको पूछे तो प्रियंका चोपड़ा का नाम भी आया है, तो इनका भी बात कर लेते हैं। तो प्रियंका चोपड़ा को अभी पहली बार दिया है, पहला ग्लोबल वैनगार्ड सम्मान दिया गया है। कौन सा? ग्लोबल वैनगार्ड सम्मान किसको दिया गया? प्रियंका चोपड़ा को दिया गया। और जो फ्रेडरिक डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार है, ये महत्वपूर्ण है, किसको दिया गया? सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक जी को दिया गया। किसको दिया गया? सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक जी को ये पुरस्कार है दिया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। देखो स्पीड धीरे लगे तो बढ़ा लेना, यूट्यूब में सिस्टम है बढ़ाने का। ठीक है, 13 अप्रैल 2025 को वर्चिल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ये ऐसे प्रश्न है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, और ऐसे ही प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं। अभी देखो पटवार का एग्जाम हुआ, उसमें यूट्रिकुलर का प्रश्न पूछा, बहुत कम लोगों ने वो यूट्यूब पे पढ़ाया था। तो वर्चिल दलित साहित्य पुरस्कार की अगर बात करें, ये 2000, अब आप में से कुछ कहेंगे ये 4th ग्रेड की भर्ती है, तो भाई कर्मचारी चयन बोर्ड बनाएगा पेपर, तो कुछ तो उसमें जीके आसान दे देगा, तो हो सकता है करंट अफेयर थोड़ा लेवल का दे दे। तो उसमें बताया भी था चेयरमैन साहब ने, एक वीडियो के माध्यम से आपने देखा हो तो, कि 33% है वो मीडियम बनाया जाता है, 33% ईजी बनाया जाता है, 33% है वो हार्ड बनाया जाता है। तो इस प्रकार का पेपर बनाया जाता है। तो वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार है, किसे सम्मानित किया गया ये आपको बताना है। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा जिनका नाम क्या है, पी शिवकामी। क्या नाम है? पी शिवकामी। ये क्या है? लेखिका है और आईएएस अधिकारी रह चुकी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। तो इनको आपके वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार दिया गया है, पी शिवकामी को दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर अगर बात करें, राजेश उन्नी का नाम आया है। किसका नाम है? राजेश उन्नी। तो राजेश उन्नी की अगर बात करें तो राजेश उन्नी को हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया, जिसका नाम क्या है? राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार ये राजेश उन्नी को दिया गया है, ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर बात करें आमिर खान की, तो आमिर खान को मास्टर कौन सा अवार्ड मिला है? मास्टर ह्यूमर अवार्ड। मास्टर ह्यूमर अवार्ड मिला है आपके कॉमेडी फिल्म फेस्टिवल में, कॉमेडी फेस्टिवल के अंदर इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर आपका पी शिवकामी है, ये बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखें। हाल ही में स्काई ट्रैक्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 हवाई अड्डा में भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? तो दिल्ली वाला है। भारत का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन सा है? दिल्ली वाला है। और ये इस लिस्ट में कौन से नंबर पे है? 32वें नंबर पे है, ध्यान रखना। इसके बाद में इसका नाम है कैंपगोड़ा, फिर राजीव गांधी और फिर छत्रपति, ये क्रम से इस घटते क्रम में है। 48 के बाद ये राजीव गांधी वाला कैंपगोड़ा है, ये आपके 48 नंबर पे है। और राजीव गांधी वाले की बात करें तो ये 56 नंबर पे और ये 73 नंबर पे है। तो आपको दिल्ली वाला ध्यान में रख लेना। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 32वें नंबर पे है, स्काई ट्रैक के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई उसमें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एटालीन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थापित होगी? अच्छा प्रश्न है, एटालीन जल विद्युत परियोजना। तो एटालीन जल विद्युत परियोजना की अगर बात करें तो ये किस राज्य में स्थापित होने वाली है? ये आपके
अरुणाचल प्रदेश में स्थापित होगी। कहाँ पर? दिबांग घाटी में। कहाँ पर होगी? दिबांग घाटी में स्थापित होगी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? जिसमें एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता नहीं, मैं सीधा बता दूंगा। तो यहां पर पूछा जा रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी कि NSAB, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बोर्ड। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राजीव रंजन वर्मा को बनाया गया है। किसको बनाया गया? राजीव रंजन वर्मा को बनाया गया। भूषण राम कृष्ण गवई, ये क्या है? भारत के 52वें जस्टिस, भारत के 52वें CJI है। भारत के 52वें क्या है? CJI यानी कि मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के। CJI है जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई। तो इनको BR गवई भी लिखा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना। शॉर्ट नाम क्या है? BR गवई। ठीक है, ध्यान में रखें। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां पर आपके नाम आया है मोहसिन नकवी। तो मोहसिन नकवी की अगर बात करें तो इसको क्या बनाया गया है? मोहसिन नकवी साहब को, इनको बनाया गया है एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष। एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है मोहसिन नकवी को। ठीक है, अगला ऑप्शन है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ऑप्शन कोई खास विशेष नहीं। अगला प्रश्न देखो, किसे भारतीय रिजर्व बैंक RBI का डिप्टी गवर्नर? RBI के अंदर कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? RBI के अंदर 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो 4 डिप्टी गवर्नर में से अभी हाल ही में अप्रैल के अंदर किसको नियुक्त किया गया है, ये आपको पूछा गया है। तो अप्रैल के अंदर किसको नियुक्त किया गया है? ये आपके डॉक्टर पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है। किसको? डॉक्टर पूनम गुप्ता को नियुक्त किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला ऑप्शन है डॉक्टर मांगीलाल जाट। तो ये क्या है? मांगीलाल जाट की अगर बात करें तो ये कृषि वैज्ञानिक है। मांगीलाल जाट क्या है? कृषि वैज्ञानिक है, आपको ध्यान में रखना है। और इनको अभी हाल ही में क्या बनाया गया है? ICAR का महानिदेशक बनाया गया है। क्या बनाया गया है? ICAR का महानिदेशक बनाया गया है। ICAR क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। चाहो तो लिख लो, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। ठीक है, और अगला ऑप्शन है दिनेश माहेश्वरी। बहुत अच्छा ऑप्शन है और अच्छा प्रश्न यहां से बनेगा। दिनेश माहेश्वरी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं अलग कलर से लिख देता हूं। दिनेश माहेश्वरी की बात करें तो ये आपके 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष पूछेंगे आपसे, तो भारत के करंट अफेयर में पूछेंगे। दिनेश माहेश्वरी स्टार लगा के ध्यान में रख लेना। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश माहेश्वरी है, ध्यान में रखना है आपको। ये पहले आपके न्यायाधीश रह चुके हैं, राजस्थान में भी रह चुके हैं ये, और ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूनम गुप्ता भी आपके महत्वपूर्ण है और दिनेश माहेश्वरी भी महत्वपूर्ण है, इन दो को आपको ध्यान में रखना है। एक ऑप्शन और आया विनीत जोशी। तो विनीत जोशी को आपको ध्यान में रखना। UGC जो विश्वविद्यालय में काम करती हैं, UGC का अंतरिम अध्यक्ष इनको बनाया गया है। क्या बनाया गया? UGC का अंतरिम अध्यक्ष इनको बनाया गया। कोई खास विशेष नहीं, आप 2 नाम ध्यान में रखना, पूनम गुप्ता और दिनेश माहेश्वरी। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिनेश माहेश्वरी। हाल ही में देश के पहले गैलियम, देश का पहला है इसलिए इसको हम प्रश्न शामिल कर रहे हैं, नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? सेमीकंडक्टर प्लांट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये आपके रखी गई है छत्तीसगढ़ में। कहाँ रखी गई? छत्तीसगढ़ में। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नवा रायपुर। स्थान कौन सा है? नवा रायपुर है, यहाँ पर आपकी इसकी आधारशिला रखी गई। अगला प्रश्न देखो, 4 अप्रैल 2025 को बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और पूछा हुआ प्रश्न है। बिम्स्टेक के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, तो आपको बताना है कि ये बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन है 2025 का, कहाँ पर आयोजित हुआ?
तो ये आपके 2025 का है। सबसे पहले तो ये 6वां सम्मेलन था। कौन सा क्रम का? 6वां क्रम का था, ध्यान में रखें। और ये आपके कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये आपके हुआ बैंकॉक में। कहाँ पर आयोजित हुआ? बैंकॉक में आयोजित हुआ। बैंकॉक कहाँ है? थाईलैंड की राजधानी है। क्या है? थाईलैंड की राजधानी। इसकी थीम है, वो आपके एग्जाम में यहाँ पर राजस्थान में पूछी गई। थीम क्या है? समृद्ध, लचीला और खुला। ये इसकी थीम है। समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक, ये इसकी थीम है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपके कहां पर हुआ? थाईलैंड में आयोजित हुआ 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, जो कि 2025 में हुआ है। अगला देखो, हाल ही में चर्चा में रहा सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता आपको पता है क्यों चर्चा में था? कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ था, और इस हमले में कई लोगों की हत्या कर दी गई थी। लगभग 26, जहाँ तक मुझे याद है, इतने लोगों की उसमें बताई गई थी, इन लोगों की है वो हत्या इसमें कर दी गई थी। और इसी के तत्कालीन जो है, तत्काल प्रभाव से सिंधु जल समझौता है, उसको जो स्थगित करने का कार्य वहां पर किया गया था। तो ये हुआ कब था, ये आपको बताना है। तो ये समझौता हुआ था 19 सितंबर 1960 को हुआ था। किस किस के मध्य? तो इंडिया और पाकिस्तान के मध्य, भारत प्लस पाकिस्तान के मध्य हुआ था। और इसमें मध्यस्थता किसने की थी? तो मध्यस्थता की थी वर्ल्ड बैंक ने। मध्यस्थता किसने की थी? वर्ल्ड बैंक ने मध्यस्थता यहाँ पर की थी। ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी। नेहरू जी को जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान की तरफ से कौन था? तो ये था मिलिट्री जनरल अयूब खान। कौन था? अयूब खान था। ये ध्यान में रखना है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखो, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक खसरा और रुबेला उन्मूलन किए जाने का लक्ष्य तय किया गया है? भारत सरकार द्वारा कब तक है वो खसरा और रुबेला का उन्मूलन कर लिया जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो खसरा रुबेला की अगर बात करें तो वर्ष 2026 तक इनको समाप्त करने का है वो लक्ष्य रखा गया है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, भारत की किस पांडुलिपि को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? बताइए, देखें किसको शामिल किया गया है, फटाफट से बता दीजिए। तो यहां पर अगर बात करें, भगवत गीता और नाट्य शास्त्र की पांडुलिपियों को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? भगवत गीता और नाट्य शास्त्र, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है। अगला है, विश्व का पहला पूर्णतः अक्षय ऊर्जा से संचालित शहर कौन सा होगा? विश्व का पहला है, ध्यान रखना, तो ये शहर होगा अमरावती। और अमरावती कौन सी जगह है? आप पता ही है, जानते ही हो, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, आंध्र प्रदेश की राजधानी एपी, लिख दिया। आगे बढ़ते हैं, भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताइए, देखें भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बताइए फटाफट से। तो यहां पर अगर बात करें तो भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? तो भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है सिमलीपाल नेशनल पार्क। कहां पर स्थित है? तो सिमलीपाल आपके ओडिशा के अंदर स्थित है। कौन से राज्य में? ओडिशा में। सिमलीपाल ओडिशा के अंदर है। और जो भितरकनिका नेशनल पार्क है, ये भी ओडिशा में है। ठीक है, ये भी कहाँ है? ओडिशा में ही है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, नरेंद्र मोदी ने कहा भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया है? सी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है बताइए? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में कहाँ? रामेश्वरम में। रामेश्वरम, तमिलनाडु, यहाँ पर आपके इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ध्यान में रखना, तमिलनाडु रामेश्वरम में। अगला प्रश्न देखो, किसने इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब जीता है? इंडियन सुपर लीग की अगर बात करें तो ये किसने जीता है? मोहन बागान सुपर जायंट्स ने जीता है।
किसने? मोहन बागान सुपर जायंट ने ये जीत लिया लगातार दूसरी बार। सी ऑप्शन। अगला है नई दिल्ली में आयोजित एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? योगासन में कौन कर सकता बताओ? तो योगासन में शीर्ष स्थान हासिल किसने किया? योगासन में शीर्ष स्थान हासिल किया आपके भारत ने। किसने? भारत ने। ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 21 एशियाई देशों के लोगों ने यहाँ पर भाग लिया था और जापान है वो दूसरे स्थान पर रहा और उसके बाद अन्य देश रहे थे। भारत ने यहाँ पर अगर बात करें तो 83 गोल्ड जीते थे, ये 83 स्वर्ण पदक जीते थे। और अगर सारे बताऊं तो आपके 3 रजत और 1 कांस्य, 3 रजत और 1 कांस्य, यानी कि टोटल अब अगर बात करें तो 87 पदक हो गए। टोटल कितने हो गए? 87। ठीक है, तो स्वर्ण है कितने थे? 83। योगासन एथलेटिक्स योगासन जो खेल चैंपियनशिप है इसमें भारत शीर्ष पर रहा 83 पदक जीतकर। अगला है भारत के पहले अंतरराज्यीय चीता संरक्षण गलियारे में राजस्थान के कौन से जिले? राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में ये आपके कॉरिडोर बन रहा है। किस किस के? राजस्थान प्लस मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में ये चीता संरक्षण गलियारा बन रहा है। ये आपके इसमें राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना आ रहा है इसमें? तो राजस्थान का क्षेत्रफल आ रहा है लगभग 6500 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 6500 किलोमीटर स्क्वायर आ रहा है। और इसका कुल गलियारे का कुल क्षेत्रफल की अगर बात करें तो कुल क्षेत्रफल इसका है 17,000 वर्ग किलोमीटर। 17,000 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर है इसमें। ठीक है, तो 6500 वर्ग किलोमीटर राजस्थान में है। राजस्थान के कौन से जिले इसमें शामिल है? तो इसमें कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये पूरा हाड़ौती पूरा ही है। ये हो गया आपके हाड़ौती क्षेत्र, तो हाड़ौती वाला पूरा ही क्षेत्र है। सवाई माधोपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, ये सारे जिले यहाँ पर शामिल है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो उपरोक्त तो सभी उत्तर हो जाएगा। पूछ लेकिन इनमें से कौन सा नहीं है, तो ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो हाड़ौती पूरा, उसके अलावा सवाई माधोपुर, करौली और चित्तौड़गढ़ शामिल है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस के अवसर पर राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर मलेरिया उन्मूलन के लिए किस श्रेणी में शामिल किया गया? राजस्थान की बात की जा रही है। राजस्थान को किस श्रेणी में शामिल किया गया? सबसे पहले तो ये कि मलेरिया दिवस, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? तो विश्व मलेरिया दिवस की अगर बात करें तो ये 25 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया? 25 अप्रैल को मनाया गया। राजस्थान कौन सी श्रेणी में है? तो राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान को श्रेणी फर्स्ट में रखा गया। किस श्रेणी में? श्रेणी फर्स्ट के अंदर रखा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और राजस्थान में मलेरिया के 2025 में अब तक मलेरिया के कितने मामले आए हैं? तो अब तक 59 मामले आए हैं। अप्रैल तक की बात की जा रही है इसमें, तो 59 मामले आए हैं। तो श्रेणी फर्स्ट आपके बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा मलेरिया उन्मूलन के अंदर। हाल ही में कोटा में आयोजित अंडर 20 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने पदक जीते? तो कोटा में आयोजित हुई है, राष्ट्रीय लेवल की है, अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप है और इसमें राजस्थान ने कितने पदक है वो जीते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो हरियाणा ने 16 पदक जीते, प्रथम स्थान पर रहा। और राजस्थान ने आपके जीता, एक तो गोल्ड जीता इसमें, प्लस 7 क्या जीते? 1 गोल्ड और 7 क्या जीते? कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज जीते। तो कुल मिलाकर कितने पदक? 8 पदक यहाँ पर जीते गए। गोल्ड किसके अंदर? तो गोल्ड फ्री स्टाइल में जीता। किसमें? फ्री स्टाइल में। और कितने किलोग्राम? 61 किलोग्राम वर्ग में जीता है। इसमें 61 किलोग्राम में। किसने जीता गोल्ड? ये आपको ध्यान में रहे तो अनुज कुमार विश्नोई ने जीता। किसने? अनुज कुमार विश्नोई ने जीता ये गोल्ड। तो कुल पदक कितने हो गए? 8 पदक हो गए। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल कौन सा दिवस मनाया गया? पंचायती राज दिवस। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए
24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? पंचायती राज दिवस। पंचायती राज दिवस। अगर आप कहें तो मैं दिन, महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम का एक वीडियो लेकर आ जाऊं, अगर आप चाहें तो। पंचायती राज दिवस के अवसर पर मिशन परिंदा अभियान, कौन सा अभियान है? तो यहाँ पर देखो अभियान कौन सा है, मिशन परिंदा अभियान, किस जिला प्रशासन द्वारा चलाया गया? तो ये आपके किस जिला प्रशासन द्वारा? 12 जिले के प्रशासन के द्वारा ये अभियान है शुरू किया गया था, मिशन परिंदा। ठीक है, गर्मी में पक्षियों को पानी उपलब्ध कराना, ये आपको पता ही है। अगला है, हाल ही में जैसलमेर के पोखरण में कितने मेगावाट पीक पावर क्षमता वाले सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया? तो ये उद्घाटन किसने किया है? ये आपके केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन है वो किया गया। तो बताइए मंत्री कौन है? तो ये मंत्री है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी कौन है? केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। ठीक है, ऊर्जा मंत्री है। इन्होंने आपके कितने गीगावाट? तो 1.3 गीगावाट का प्लांट कहां पर उद्घाटन किया है? पोखरण में। पोखरण कहां है? जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर में। पोखरण कहां है? जैसलमेर के पोखरण में इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है, ये पुराने डेटा के अकॉर्डिंग, यानी कि पुराने जिलों के अनुसार पोखरण जैसलमेर में ही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो आप 1.3 गीगावाट है वो ध्यान में रखें, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सोलर प्लांट है, इसमें 90% है तो एक जयपुर की कंपनी है रिन्यू कंपनी, उसके द्वारा है वो काम किया जाएगा। ठीक है, 90% मॉड्यूल है वो उसका है, जयपुर की कंपनी का। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बर्तन बैंक योजना का शुभारंभ किस जिले में किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लो, पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर जिले में जो राजस्थान को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए बर्तन बैंक योजना शुरू हुई। अब कहाँ से शुरू हुई? तो इसकी बात करें तो 12 से शुरू हुई। कहाँ से? 12 जिले से। कब शुरू हुई? 12 अप्रैल को। 12 जिले से 12 अप्रैल 2025 को ये योजना शुरू की गई। इसमें प्रत्येक पंचायत को बजट कितना मिलेगा? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रत्येक पंचायत को बजट है वो कितना दिया जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत को बजट है वो 1 लाख रुपए दिया जाएगा। 1 लाख रुपए प्रत्येक ग्राम पंचायत। ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरू किया गया था, ये भी ध्यान में रखना है। 12 में प्रत्येक ग्राम पंचायत को 1 लाख रुपए दिया जाएगा और 12 में ही शुरू किया गया था। कितनी ग्राम पंचायतों में? 24। 12 में 24 ग्राम पंचायतों में शुरू किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये स्वयं सहायता समूह के द्वारा संचालित किया जाएगा, ये भी आप ध्यान में रख लेना। और इसमें किराया कितना होगा, ये भी अगर आपसे पूछ ले कि बर्तन है, जैसे शादी ब्याह में हमारी जरूरत होती है, लाते हैं ना, तो यहाँ पर बर्तन सेट है, उसका किराया कितना होगा? 3 रुपए। किराया कितना होगा? 3 रुपए इसका किराया होगा बर्तन सेट का। ठीक है, 3 रुपए किराया लिया जाएगा और ये लोगों को उपलब्ध, सामाजिक जो आयोजन होते हैं उनमें उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1 लाख बजट ध्यान में रखना, 3 रुपए किराया ध्यान में रखना, 12 से शुरू किया गया, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, मृदा एवं खाद्य स्वराज अभियान राजस्थान के कितने आदिवासी बहुल जिलों को कवर करेगा? ये आपके आदिवासी जिलों में शुरू किया गया है। राजस्थान के, दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो वहां पर आदिवासी जिलों में शुरू किया गया। तो ये आपके कौन कौन से जिलों में? तो ये हमारे यहाँ पर है, विशेष रूप से अगर बात करें तो 6 जिलों को कवर करेगा। कितने जिलों को? 6 जिलों को यहाँ पर ये कवर करेगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है, राजस्थान सरकार डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 के तहत अगले 5 वर्षों में कितना निवेश आकर्षित करना चाहती है? डेटा सेंटर पॉलिसी के तहत, तो डेटा सेंटर पॉलिसी लागू की है हाल ही में राजस्थान सरकार ने।
इसमें राजस्थान सरकार चाहती है कि आगामी 5 वर्षों तक कितना निवेश आ जाए, तो 20,000 करोड़ का निवेश इसमें आने का लक्ष्य रखा गया है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 20,000 करोड़ रुपए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कितना बजट है, बजट क्या इसमें कितना निवेश लाने का लक्ष्य रखा गया, 20,000 करोड़ रखा गया है। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में धनुष लीला का आयोजन कहाँ हुआ। ये एक पारंपरिक लोक कला है और इसका आयोजन 150 साल बाद में किया गया है। 150 साल बाद में इसका आयोजन हुआ है, 150 साल बाद में। और ये किस क्षेत्र की कला है, तो ये आपके हाड़ौती क्षेत्र की एक कला है, हाड़ौती क्षेत्र की लोक कला है। ये भी आपको ध्यान में रखना, किस क्षेत्र की लोक कला है, हाड़ौती क्षेत्र की लोक परंपरा है, इसका आपको ध्यान में रखना है। इसका आयोजन रामनवमी के अवसर पर किया जाता है, रामनवमी के अवसर पर आयोजन। ठीक है, कब किया जाता है, आपके रामनवमी का अवसर पर। इसमें जुलूस निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, जुलूस। जुलूस में आपको ध्यान में रखना, एक होता है सरकटिया, कौन सा जुलूस, सरकटिया, और एक होता है धड़कटिया। कौन सा जुलूस है, सरकटिया और धड़कटिया। देखो इतना डीप तो अगर आपके इस एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको पता तो होना चाहिए। ठीक है, और इस कार्यक्रम की शुरुआत कब होती है, तो शुरुआत अगर आपसे पूछ ले कि इस कार्यक्रम या परंपरा की शुरुआत है, वो गणगौर की तीज से होती है, गणगौर की तीज से इसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके कौन से क्षेत्र में है, ये आपको बताना है। तो ये आपके 12 में, कहां पर, 12 में, और 12 में भी कहां पर, अटरू। तो 12 आपके हाड़ौती क्षेत्र का ही है, 12 में अटरू में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में कहां पर पहली बार कृत्रिम प्रजनन द्वारा अंडे से गोडाउन के चूजे का जन्म हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। तो इसका जन्म हुआ है रामदेवरा में। कहां पर, रामदेवरा के अंदर कृत्रिम प्रजनन के द्वारा आपके गोडाउन के चूजों का जन्म हुआ है। रामदेवरा कहां है, जैसलमेर जिले के अंदर आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अब इनकी संख्या कितनी हो गई है गोडाउन की, तो इनकी संख्या हो गई 51, जिनका जन्म किससे हुआ है, कैप्टिव ब्रीडिंग से हुआ है, कैप्टिव ब्रीडिंग। तो कैप्टिव ब्रीडिंग तकनीक से जन्मे चूजों का जन्म संख्या कितनी होगी, 51। ठीक है, ध्यान में रखें। ये रामदेवरा क्या है, या रामदेवरा संरक्षण केंद्र है, संरक्षण केंद्र। ये 2022 में स्थापना हुई थी इसकी, 2022 में स्थापना। ठीक है, यहाँ पर आपके ये कहाँ पर स्थित है, डेजर्ट नेशनल पार्क की स्थित है, गोडाउन का प्राकृतिक आवास है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 108 कुंडीय, महत्वपूर्ण प्रश्न, 108 कुंडीय रुद्र महामृत्युंजय महायज्ञ की महापूर्णावती के एवं सनातन सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ। ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया था, अमित शाह ने भाग लिया इसमें, अमित शाह ने इसमें भाग लिया। तो ये आपके कहां पर है, इसको कोटपुतली कर देना, और कोटपुतली आपके बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा, कोटपुतली बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये आपके किससे संबंधित है ये आयोजन, वो भी अगर आपसे पूछ ले तो आपको ध्यान में रखना, बाबा नस्तीनाथ। किससे संबंधित है, बाबा नस्तीनाथ से संबंधित है, ध्यान में रखना। अगला है, राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो इसका अध्यक्ष बनाया गया आपके किसको, ललित के पंवार को। रामलुबाया गहलोत सरकार के समय नवगठित जिलों से संबंधित है, नवगठित जिलों से संबंधित आपकी समिति थी रामलुबाया समिति। अगला प्रश्न है, लाडो प्रोत्साहन योजना का पुराना नाम क्या है। तो लाडो प्रोत्साहन योजना की बात करें तो इसके बारे में आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी है।
सबसे पहले ध्यान में रखना 1 अप्रैल 2025, 1 अप्रैल 2025 आपको ध्यान में रखना है। क्या हुआ 1 अप्रैल 2025 को? इसका नाम बदल दिया गया, नाम हो गया चेंज। पहले इसका नाम क्या था? पुराना नाम था राजश्री योजना। क्या नाम था? राजश्री योजना इसका पुराना नाम था। अब इसका नाम क्या हो गया? लाडो प्रोत्साहन। नया क्या है? लाडो प्रोत्साहन योजना। नाम कब बदला है? 1 अप्रैल 2025 को पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम हो गया है मुख्यमंत्री राजश्री योजना था। सी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। अब ये किसी भी स्कूल में पढ़ती हो, सरकारी या निजी, कोई सी इसको लाभ दिया जाएगा। और इसकी वर्तमान में राशि कितनी है? 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि है। प्रोत्साहन राशि कितनी है? 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये कितनी किस्तों में दी जाएगी? तो 7 किस्तों में दी जाएगी। ये भी ध्यान रखें, 7 किस्तों में ये दी जाएगी। और डीबीटी के माध्यम से, इसके माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी खाते में, डीबीटी से डायरेक्ट खाते में ये मिलेगी। ठीक है, अब कैसे कैसे मिलेगी देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए लाडो प्रोत्साहन योजना। तो यहाँ पर जिसमें बेटियों के जन्म पर 1.5 लाख रुपए का प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये राशि जन्म से लेकर स्नातक तक व 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर दी जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है। ये योजना है वो 1 अगस्त 2024, ध्यान में रखना। किसको लाभ मिलेगा? 1 अगस्त 2024 से इसका लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1 अगस्त 2024 से लाभ कब से मिलेगा? 2024 से मिलेगा, जिसमें 7 किस्तों में, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 7 किस्तों में 1.5 लाख रुपए की राशि है वो दी जाएगी। ठीक, इसमें एक यूनिक आईडी के जरिए बेटी की ट्रैकिंग की जाएगी ताकि प्रोत्साहन राशि मिलती रहे। हर साल 5 लाख बेटियों को लाभ देने का, ये भी ध्यान में रखना। प्रति वर्ष लक्ष्य कितना है? 5 लाख। 5 लाख बेटियों का लक्ष्य, प्रतिवर्ष का लक्ष्य कितना है? 5 लाख बेटियों को इसका लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। अब सरकारी स्कूल के साथ साथ मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियां भी इस योजना का लाभ उठा सकेगी और सभी जाति धर्म वर्ग इसका लाभ लिया जा सकता है। अब किस्तें कैसे मिलेगी देखिए। लाडो प्रोत्साहन योजना के लाभ, पहली किस्त है वो आपके जन्म पर मिलेगी। बेटी के जन्म पर 5,000 रुपए, पहली किस्त कितने की मिलेगी? 5,000 रुपए की मिलेगी। ठीक, 1 साल पूरा होने पर दूसरी किस्त मिलेगी, वो भी कितने की मिलेगी? 5,000 की। ठीक है, फिर फर्स्ट क्लास में प्रवेश लेने पर तीसरी किस्त मिलेगी, वो मिलेगी आपके 10,000 रुपए की। फिर छठी क्लास में प्रवेश लेने पर एडमिशन हो गया पहली क्लास में, तब आपको 10,000। अब छठी क्लास में एडमिशन होते ही चौथी किस्त मिल जाएगी और ये मिलेगी आपके 15,000 की। तो 2 बार 5-5, फिर 10, 2 बार क्या है? 5-5, फिर क्या है? 10, 10 के बाद क्या है? 15। ठीक है, अब 15 के बाद में 5वीं किस्त मिलेगी 10वीं कक्षा में प्रवेश करने पर, और ये कितनी मिलेगी? 10 का डबल कितना होता है? 20। तो 10वीं में प्रवेश करने पर 20,000 की किस्त मिलेगी। फिर आपकी मिलेगी छठी किस्त, कब? 12वीं में, और 12 का डबल 24 होता है, तो 24 के पास में क्या आता है? 25, तो 25,000 मिलेगी। फिर आपके अंतिम किस्त है वो 7वीं किस्त है, वो मिलेगी आपके 70,000 रुपए। कितनी? 70,000 रुपए। और ये कब मिलेगी? ये मिलेगी ग्रेजुएशन के बाद 21 वर्ष की आयु पर। ठीक है, तो ये आपको डिटेल में ध्यान में रखना है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आज की क्लास का। तो ये क्लास है वो आपके अभी और चलेगी। तो ये प्रश्न डिटेल आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में 7 अप्रैल 2025 को निरामे राजस्थान, कौन सा राजस्थान? निरामे राजस्थान अभियान है, इसकी शुभारंभ है कहां से किया गया? तो यहां पर निरामे राजस्थान की अगर बात करते हैं तो आपके निरामे राजस्थान कहां से शुरू किया गया बताइए देखें। तो निरामे राजस्थान है जयपुर से शुरू किया गया। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, मुख्यमंत्री आयुष्मान
आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन, एक योजना है मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना। इसमें जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगी उस ग्राम पंचायत को 11 लाख की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। कितनी? 11 लाख। ठीक है, तो योजना का नाम ध्यान रखना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आदर्श ग्राम पंचायत योजना, और ही इस योजना के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली को कितना मिलेगा? 11 लाख रुपए मिलेगा। अगला है, हाल ही में किस जिले में स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल, कौन सा गुरुकुल है? ई गुरुकुल है, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखें। ई गुरुकुल है वो कहाँ शुरू हुआ है ये आपको बताना है। बताइए, देखें, ई गुरुकुल कमेंट सेक्शन में बताइए जरा कि स्वामी विवेकानंद ई गुरुकुल है वो कहाँ उसका लोकार्पण हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसकी अगर बात करें तो इसका लोकार्पण किया गया है आपके कहां पर? अलवर के अंदर। कहां पर किया गया? अलवर में। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड का गठन कब किया गया? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड, तो इसकी अगर बात करें वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड, तो इसका गठन किया गया 16 अप्रैल 2025 को। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो प्रशासनिक विभाग है कौन करेगा? तो वेदों से संबंधित कौन है? संस्कृत। तो संस्कृत शिक्षा विभाग है वो इसका प्रशासनिक विभाग होगा, ये आपको ध्यान में रखना है, संस्कृत शिक्षा विभाग। ठीक है, वैदिक संस्कार एवं शिक्षा बोर्ड है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में किसे मेवाड़ गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? मेवाड़ गौरव सम्मान किसे दिया गया, ये आपको ध्यान में रखना है। तो मेवाड़ गौरव सम्मान दिया गया वासुदेव देवनानी को। और वासुदेव देवनानी कौन है? राजस्थान विधानसभा के क्या है? राजस्थान विधानसभा, विधानसभा के क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष हैं। क्या है? राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष। इनको दिया गया है मेवाड़ गौरव सम्मान। ये तीसरे व्यक्ति, दो लोगों को पहले मिल चुका है। शुरू की गई बाबा अंबेडकर संबल योजना के तहत कितना बजट आवंटित किया है? भजन लाल शर्मा के द्वारा एक योजना शुरू की गई थी। कब शुरू की गई ये तो बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। 14 अप्रैल 2025 को। क्या, कौन सा दिन होता है इस दिन? बताइए, देखें कौन सा दिवस मनाया जाता है? बाबा साहब से संबंधित कौन सा दिवस यहाँ पर मनाया जाता है? तो इसके बजट की बात करें तो बजट इसका कितना है? 250 करोड़, 250 करोड़ का बजट यहाँ पर आवंटित किया गया है। यहाँ पर क्या किया जाएगा? तो ऐसे गांवों को जहां पर अनुसूचित जाति की जनसंख्या, जो एससी जनसंख्या है, एससी जनसंख्या 50% से अधिक, 50% से अधिक एससी जनसंख्या है, उन गांवों के लिए ये योजना शुरू हुई है, ये ध्यान रखना। अगला है, राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा मिशन मधुहारी की शुरुआत किन जिलों में की गई? तो ये आपके मिशन मधुहारी, मिशन मधुहारी, तो मैं दोबारा लिख देता हूं, मिशन मधुहारी, मधुहारी। तो ये सबसे पहले तो ये किसके लिए? तो ये डायबिटीज से संबंधित है। किससे? डायबिटीज टाइप 1 से संबंधित है। डायबिटीज टाइप 1 से संबंधित जो लोग हैं उनके लिए इसकी शुरुआत की गई। और इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत की गई विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल 2025 को इसकी शुरुआत की गई, वो शुरू। ठीक है, अब इसमें क्या है? राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत ये मिशन शुरू किया गया है। इसमें राजस्थान के आपके कौन कौन से जिले हैं? तो यहाँ पर जयपुर जिला शामिल है। जयपुर की बात करें, आपके नागौर जिला शामिल है, उदयपुर जिला शामिल है, और इसके साथ और बात करें तो जोधपुर जिला शामिल है। इन सभी जिलों की मिला करके कुल आपके 12 जिला और उपजिला पंचायतें हैं। ये ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, ये जिले ध्यान में रख लेना। फिर आपके प्रदेश के पूरे प्रदेश में इसको शुरू किया जाएगा। तो नागौर है लेकिन बीकानेर नहीं है, जयपुर है लेकिन कोटा नहीं है, उदयपुर है, जोधपुर है, दोनों ही है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, अजमेर भरतपुर नहीं है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपैरल नीति 2025
महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ये नीति कब लागू हुई, तो ये लागू हुई 31 मार्च 2025 को। 31 मार्च 2025 को ये नीति लागू की गई। और यहाँ पर क्या क्या प्रावधान किए गए, असत्य कथन आपको बताना है। तो यहाँ पर निर्यातकों को प्रोत्साहन करने के लिए पहली बार गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इसमें शामिल किया गया। कौन सा सेक्टर शामिल किया गया? गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शामिल पहली बार हुआ है, ध्यान रखना। इसमें 10 वर्षों तक इंसेंटिव का प्रावधान रखा गया है। इसमें निर्यात इकाई को फ्रेट चार्ज पर 25% पुनर्भरण का प्रावधान रखा गया है। फ्रेट चार्ज है, उस पर कितना प्रतिशत पुनर्भरण? 25%। इस नीति में ग्रीन सॉल्यूशन इनिशिएटिव के तहत आपके 12.5 करोड़, 7.5 नहीं, 12.5 करोड़, ठीक है, 12.5 करोड़ तक आपके 25% का पुनर्भरण का प्रावधान है। 25%। तो डी ऑप्शन आपका गलत हो गया, और तो उत्तर भी यही हो गया, ऐसा ही पूछा। और ये है आज का प्रश्न, जो कि आपको उत्तर देना है कमेंट सेक्शन में। तो इसका उत्तर आपको देना है, और प्रश्न आप पढ़ लीजिए। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? आपको कोई ए बी सी डी ऐसे नहीं लिखना है, पूरा नाम लिखना है, इसलिए ए बी सी डी ऑप्शन में भी नहीं है। और प्रश्न का उत्तर नहीं भी देना चाहो तो भी यहाँ पर अनुत्तरित लिख देना, अनुत्तरित का ऑप्शन भी दिया गया है। तो ये थी आज की क्लास। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी की बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।